गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। समझेंगे क्या? हम समझेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आ जाइए। बहुत ही बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ, तबीयत यार थोड़ी बेटर है, सही है चीजें। अभी इस बार सीटेट के बाद थोड़ा रेस्ट लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 या 2016 जिसको हम कहेंगे, यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम इसको बोला जाता है, जो लेकर के आया गया किस लिए कि भाई साहब, जरूरत है उन लोगों को जो स्पेशली एबल्ड हैं, यानी वो अपने अलग तरीके से एबल्ड। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिसेबल हो चुका है या वो कुछ भी नहीं कर सकता या वो कुछ सीख नहीं सकता। मतलब वो स्पेशली एबल्ड है, यानी वो डिफरेंटली चीजों को डिफरेंटली एबल्ड है। अगर हम कहें वो डिफरेंटली कर पाएगा चीजों को। एक सेंस में प्रॉब्लम है, बाकी के सेंसेस तो इंटैक्ट हैं, है ना, बाकी के सेंसेस तो ओके हैं। तो उस केस में उस चीज को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें यहाँ किस चीज की, अगर हम बात करें यहाँ, कहाँ रवीना, कहाँ? 40 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी और बाकी बैचेस मुझसे ज्यादा। 3 क्लास हुई है, कब किसने कहा? द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा हिंदी में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। एक्चुअली हुआ क्या था, ये पहले एक एक्ट हुआ करता था। गवर्नमेंट ने वो लोग जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको कोई भी एक डिसेबिलिटी है, उनके राइट्स को बनाए रखने के लिए कि उनका भी समाज में अधिकार रहे, उनको भी पढ़ने का सीखने का मौका मिले। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो इस केस में गवर्नमेंट ने निकाला था पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। भाई एक्ट्स की जरूरत हमें क्यों है? ताकि हम कानून बना दें, एक नियम बना दें, और जो किसी एक वर्ग के प्रति, किसी एक सेक्शन के प्रति सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके राइट्स सुनिश्चित हो जाएं। जैसे ह्यूमन राइट्स भी हैं कि भाई आपको कोई एक क्या कहें उसको, दास प्रथा वाली सिचुएशन नहीं है, या बंधुआ मजदूर नहीं हो आप कि भाई सब खरीद लिया आपको, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमंस के भी बहुत सारे राइट्स हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो 1995 में बनाया गया था, जिसके अंदर कहा गया कि ये कुछ 7 डिसेबिलिटीज हैं, और इन 7 डिसेबिलिटीज को हमको क्या रखना है? 7 जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं या दिव्यांगताएं हैं उनको लिस्ट किया गया कि इसमें लोगों का, जो उनको भी इन 7 डिसेबिलिटीज से जो जूझ रहे हैं, इसमें चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, चाहे किसी को और कोई समस्या है, उनको यहाँ पे रखा गया। उसके बाद इसको रिवाइज करने का समय आया, क्योंकि समय के साथ एक्ट्स भी रिवाइज होते हैं, जरूरत पड़ती है, समाज बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। पुराने अगर एक्ट्स में कोई समस्या रह गई है तो उसको ठीक किया जाता है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात हुई, 1995 के बाद इसको लाया गया नए तरीके से, और इसमें टोटल जो डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगताएं हैं, वो हैं 21। यानी 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, यानी कि जो 7 थी उनकी लिस्ट को बढ़ा करके 14 यानी 14 और डिसेबिलिटीज एक्ट ऐड हुई। उससे क्या हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज थी जिनको हम मान ही नहीं रहे थे कि इनको भी फायदा मिलना चाहिए, इनके भी अधिकारों को हमें प्रोटेक्ट करना है। जैसे ड्वार्फिज्म, बोनापन हो गया, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, और भी कई सारी बीमारियां थी, बीमारियां नहीं, बेसिकली कुछ बीमारियां उससे होती हैं रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से या ब्लड से, तो उनको भी इंक्लूड किया गया डिसेबिलिटीज में। ठीक है ना? तो समझते हैं कहानी है क्या। और पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिवाइज किया गया 2016 में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आर लग गया शुरुआत में, राइट ऑफ पर्संस बन गया ये। यहाँ पे सिर्फ पर्संस विद डिसेबिलिटीज था। तो लेटेस्ट कौन सा एक्ट है? 2016 वाला। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सामाजिक उत्थान हो, सामाजिक न्याय व उत्थान की मिनिस्ट्री, या हम कहें क्या कहेंगे इसको, मंत्रालय कहेंगे।
ठीक है ना? नहीं नेहा करते होंगे। सिमियोटिक फंक्शन होता है सिंबल्स के थ्रू सीखना। मिल जाएगी वो भी अभिषेक, यूट्यूब पे भी होगी प्रैक्टिस। अब हम यहाँ पे पढ़ लें, बाकी कोई बातें हमको अभी के लिए नहीं करनी है एटलीस्ट, ठीक है ना? वॉइस कम आ रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पता नहीं बहुत सारी समस्याएं एक साथ जो है हो गई हैं। ठीक है जी, शेफाली अब तो कुछ नहीं हो पाएगा अभी के लिए, बाद मेल डाल दीजिए एक। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, मिल जाएगी बुक भी, अगर हम बात करते हैं तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? एक नंबर में सवाल बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो आया था। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। देखिए, कोई भी जब एक्ट बनता है, आता है सामने और लागू होता है, उसमें डेट में अंतर होता है, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, ये एक्ट आया था 2016 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 15 जून 2017 से, विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि 15 जून 2017 से लागू हुआ। जैसे अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अगर हम बात करें, उस पर हम चर्चा करें, तब हम बात करेंगे कि भैया 2009 में आया था लेकिन लागू हुआ था 2010 में। अब आते हैं पुराने एक्ट को एक बार देख लेते हैं यार, अभी भी हाँ तबियत का थोड़ा सा तो पंगा है। पुराने एक्ट को अगर हम देखें एक बार, तो इसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में कौन कौन लोग आते थे 1995 में। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में क्या कर रहे थे हम? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी समान अवसर मिलने चाहिए, इनको भी पढ़ने का समान अधिकार हो, कहीं आने जाने का समान अधिकार हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, इनको भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो। जो भी व्यक्ति जिनको डिसेबिलिटी के टर्म में काउंट कर रहे हैं, किसी भी वजह से वो डिसेबल हैं, किसी भी एस्पेक्ट में वो जूझ रहे हैं यदि, तो उसमें 7 प्रकार थे। ब्लाइंडनेस, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना, इसके अलावा लो विजन, यानी अगर विजन जो है कम है, 6/6 नहीं है, बिल्कुल लो विजन में आते हैं। अगर लेप्रोसी क्योर्ड, वो नहीं आता, लेप्रोसी मिर्गी कोई बोलते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर आता है हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी सुनने से संबंधित अगर कोई समस्या है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने की समस्या या हड्डियों में प्रॉब्लम। मेंटल रिटार्डेशन, बिल्कुल जो है आईक्यू बहुत कम है, 70 से भी बहुत नीचे है। मेंटल इलनेस, कोई बीमारी हो गई है, तो उसको भी हमने डिसेबिलिटी में डाल दिया, ठीक। तो वेयर एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। अब होता क्या है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको ये बेनिफिट्स मिल पाएंगे या आपके ये राइट्स हैं जो कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति के होते हैं? अगर आपको मान लीजिए चलने फिरने में दिक्कत है, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहां, तो हम ये देखते हैं कि भाई मोर देन 40% या एटलीस्ट 40% तो होनी ही चाहिए, 40% या मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मुझे आंखों में दर्द है और किसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कहूं मैं डिसेबल हो गई, ये नहीं किया जा सकता। आपको एक मेडिकल अथॉरिटी से, हॉस्पिटल से, एक डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा कि आपके अंदर ये डिसेबिलिटी या ये क्षमता, आपकी देखने की जो क्षमता है वो 40% से ज्यादा या 40% एटलीस्ट क्या हो गई है, प्रॉब्लम में है, या फिर मैं कहूं 40% से ज्यादा चयन हो चुका है उस चीज का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ 7 डिसेबिलिटीज थी जो 1995 में आई थी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी थी। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी है, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोको डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस और मेंटल इलनेस। बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि कई बार क्या होता है, नई डिसेबिलिटी ऐड हुई है तो इतना हमें पता हो कि ये 7 कौन सी थी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में तो क्या चेंजेस हुए हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। क्या चेंजेस हुए हैं इस पे बात करते हैं। नहीं यार, आई फ्लू नहीं हुआ है अभी तो, बस वही बचा हुआ है, देखिएगा। तो अगर हम बात करें, अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी। 1995 में जो एक्ट आया था उससे हटके यहां पर एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है, दिव्यांगता कह देते हैं जी डिसेबिलिटी को। तो अगर हम बात करें अनलाइक द एक्ट 1995, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी, यानी एक्सेसिबिलिटी मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी जगह, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वॉटेवर, मतलब कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, स्कूल हो, मेट्रो हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी पब्लिक प्लेस है अगर, तो इनको भी एक्सेस मिलना चाहिए जो लोग डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशंस, ये सब जो है आपके यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। A path breaking feature of the new act is the increase in reservation in government jobs from 3% to 4%, यानी कि 4% जो है गवर्नमेंट जॉब्स में हम किसको रखें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पर
वॉयलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। अगर किसी भी बात को नहीं माना जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी। इस एक्ट में जो जो कहा गया है, पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। एटलीस्ट यानी कम से कम 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे कि आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, आपको पब्लिक जो प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है। तो आपको पता है, अगर आप देखेंगे जो डीटीसी की बसेस होती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, या अगर आप मेट्रो में भी जाएंगे तो क्या होता है, एक अलग से व्हील चेयर के लिए स्पेस बनाया हुआ होता है, या लिफ्ट्स है तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, अगर किसी को चलने में दिक्कत है ना। तो ये सारी आपकी बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए, चाहे स्कूल्स हैं ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चा जो चल नहीं सकता एटलीस्ट उसकी व्हील चेयर जा पाए। सीढ़ियों की जगह वहां पे क्या है आपका स्लोप्स हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे बच्चों को आप ग्राउंड फ्लोर पे रखें। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन, मतलब इसी एक एक्ट के तहत नई डिसेबिलिटीज को भी ऐड किया जा सकता है यदि हम क्या करें, नोटिफाई कर दे हमको, गवर्नमेंट से हमें एक नोटिफिकेशन मिले, हम माने कि भाई ये भी एक डिसेबिलिटी है जो पहले छूट गई थी। जैसे 7 डिसेबिलिटी थी, उसके बाद 1995 के बाद सीधा 20 साल बाद एक नया एक्ट आया जिसमें 21 डिसेबिलिटी हुई। अब क्या 20 साल बाद नया एक्ट आएगा तब तक किसी को अगर कोई और डिसेबिलिटी है जो इसमें नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी। तो यहां पे ये है कि नोटिफिकेशन अगर आता है और सच में उतनी मास लेवल पे कोई एक डिसेबिलिटी निकल करके आती है नई जो यहां मिस हो गई थी, उसको भी ऐड किया जा सकता है। ये एक बेसिक सी बात है, ठीक है। सब करवाएंगे यार, अब से डेली ही चल रही है आपकी क्लास। मैंने सोचा 2-2 घंटे लेकर के निपटा दूंगी, बट जिस दिन मौका लगेगा उस दिन 2 घंटे, नहीं तो नॉर्मल 1-1 घंटे की क्लास आपकी इसी हफ्ते फिर सीटेट वालों का तो कल्याण हो ही जाएगा। देखिएगा ये 21 डिसेबिलिटीज हैं, है ना, और इनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। वो हमने अभी डिस्कस भी की थी कल, हम मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इंपेयरमेंट यानी डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो लोग सुनने में जिनको दिक्कत होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत, ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, पार्किंसंस डिजीज, बुढ़ापे में होती है ज्यादातर लोगों को, एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम में वो मूवी आई थी ना छपाक, और जो आई थिंक मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लक्ष्मी, तो उनका बहुत बड़ा इसमें एग्जांपल आता है एसिड अटैक विक्टिम्स में। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, कई लोगों को बोलने में, समझने में, भाषा के इस्तेमाल में दिक्कत होती है, वो भी यहाँ आता है। थैलेसीमिया एक ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, और हीमोफीलिया भी, इनको भी ऐड किया गया। सिकल सेल डिजीज, जो आपकी जो सेल्स होती हैं बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स, उनमें जो है वो क्षयन होने लगता है या वो बिल्कुल खोखली होने लगती है सिकल सेल में। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यानी कुछ ऐसी आपके दिमाग से रिलेटेड आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होंगी जो क्रोनिक है, मतलब बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सत्या, पूरी प्रैक्टिस की आपको प्लेलिस्ट डाल दी गई है ना, अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिस की गई नहीं है कि प्लेलिस्ट अभी तक, उतना कर लेना इनफ हो जाएगा। देखिएगा सेरेब्रल पाल्सी अगर हम बात करें तो इस पे आपका ब्रेन जो है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपकी मसल्स जो हैं वो भी क्षय होना शुरू हो जाता है, मेंटल इलनेस आ जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना, ये सारे जो है इसके अंदर आएंगे। अब इनके रट्टे नहीं लगाने, बस आपको पता होना चाहिए कि ये आते हैं, या मतलब ये इस एक्ट में कवर हुए हैं। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, शारीरिक दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हड्डियों में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत है, तो इनके लिए हमें पता है भाई अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे तोड़ के नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट स्लोप्स, रैंप बने हुए होने चाहिए स्कूल में, या फिर हमें पता है कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना, करा देंगे बिल्कुल। लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी क्योर्ड की जब हम बात करते हैं तो जो आपका मिर्गी होती है ना लेप्रोसी, उसमें समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, बोनापन हो गया कि 4 फीट से कम हाइट है तो बोनापन में आएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, एसिड अटैक विक्टिम्स हो गई, ये फिजिकली आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। विजुअल इंपेयरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लाइंडनेस या लो विजन यानी बहुत कम दिखता है या बिल्कुल ब्लाइंड है व्यक्ति, वो भी इसमें आ गया। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी आ गई, है ना, अगर हम लैंग्वेज की बात करें या स्पीच की बात करें। हियरिंग इंपेयरमेंट की बात करें तो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता या फिर बहुत मुश्किल से सुन पाता है, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे दिमाग से संबंधित, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD बोलते हैं, वो इसमें आ जाएगा, है ना। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, भाई डिसलेक्सिया है बच्चे को, कुछ और है, तो वो भी आपका यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली। मेंटल बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल, ब्लड डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो ब्लड से रिलेटेड या मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो है वो आपके मेंटल इलनेस हो गया, कोई भी डिप्रेशन हो सकती है या कुछ इस तरह की कोई भी इलनेस हो सकती है, मेंटल इलनेस बहुत सारी हैं। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल मल्टीपल स्लेरोसिस यानी कि ये भी आपका ब्रेन से संबंधित न्यूरॉन्स आपके प्रॉपरली काम नहीं करते,
इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कई सारी डिसेबिलिटीज एक साथ भी हो सकती हैं। इनके रट्टे नहीं लगाने, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी मैं जैसे आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ, है ना, रटना नहीं है इनको, बट हमको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, डरो मत देवप्रिया, अभी मैं मैराथन क्लास भी लूंगी, यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस करा भी रही हूँ, वो एक बार फ्री में देख लो प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि 3 महीने भी आजकल देते नहीं है, तो उस केस में जरूरी है सिलेबस अच्छे से कर लें और फिर साथ में प्रैक्टिस कर लें, तो वो यूट्यूब पे कर रहे हैं। श्वेता, जहां से मौका लगे शुरू कर दो वापस से। एक्सीडेंट को भी डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है मैम, वो डिपेंड करेगा कि क्या केस बना है, जनरली नहीं होता। देखिएगा, बहुत बढ़िया सारा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां एसिड अटैक विक्टिम्स की, तो एसिड अटैक विक्टिम्स यानी किसी भी वजह से वो एसिड के शिकार हुए हैं, किसी ने एसिड डाल दिया या कुछ भी हुआ है, तो अगर 40% से ज्यादा उनकी स्किन या मतलब बॉडी डैमेज हुई है तो उस केस में उनको शामिल किया जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, आपकी जो मसल्स हैं, ये आप देख रहे हैं पैर, जो भी मसल्स हैं वो बिल्ड ही नहीं हो पा रही हैं ठीक से, क्षयन है उनका, तो उसको भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है। पार्किंसंस डिजीज बुढ़ापे में होती है जनरली। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब आ जाएंगे, इनको अभी हम चर्चा करने वाले हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने में या तो इशारों से समझेगा व्यक्ति, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे फिर इनके लिए हम। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, ऐसा भी तो हो सकता है व्यक्ति डेफ भी हो, सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, तो कई सारी डिसेबिलिटी जब एक साथ हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है ना, है तो सही शिवम? अभी डरने वाली बात ही नहीं है। हाँ, नोट्स में दिया हुआ है कुछ, ऑफ कोर्स देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो गई आपकी। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं, इधर दी हुई है ना कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी हम काउंट करें, ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी विशिष्ट अधिगम और क्षमताएं। इन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, है ना। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें अगर हम, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं, विशिष्ट अधिगम और क्षमताएं, अधिगम और क्षमताएं, विशिष्ट अधिगम और क्षमताएं। तो जब हम विशिष्ट अधिगम और क्षमताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए डिसेबिलिटी वर्ड, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी सीखने में कोई भी एक समस्या है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये शब्द है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये शब्द है, अधिगम और क्षमता, यानी किसी भी वजह से आपको डिसेबिलिटी है या प्रॉब्लम है सीखने में, ठीक है ना। कई बार ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल वायरिंग, ऐसा नहीं है दिमाग में कमी है हमेशा, लेकिन दिमाग की जो वायरिंग है वो उस तरह से है कि आप चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं या आप नॉर्मली जैसे लोग देखते हैं वैसे नहीं करते। तो 1960s में सैमुअल किर्क नाम के एक व्यक्ति ने, सैमुअल किर्क, इन्होंने इसको दिया था, एलडी जो शब्द है ये, लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात की थी कि सीखने में किसी भी वजह से जो है आपको डिसेबिलिटी अगर हो रही है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाएगी। अब वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक तो डिसेबिलिटी है जो फिजिकल है या फिर और कई सारी मेंटल है, लेकिन ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि बच्चे के दिमाग में कोई कमी है, लेकिन उसके दिमाग की जो वायरिंग है वो डिफरेंट है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कराऊंगी ना, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें 1960s की, तो ये बात वहां हुई थी, इसके द्वारा, सैमुअल किर्क के द्वारा। अब ये अलग अलग एस्पेक्ट में, अब ऐसा नहीं कि दिमाग में कमी है बच्चे के, ठीक है ना, अलग अलग एस्पेक्ट में हो जाएगा। कोई बात नहीं, करंट लग गया, मैं समझती हूँ समस्या है, पूनम बढ़ जाएगा। हाँ नहीं श्वेता, ये भी समस्या अब धीरे धीरे हम खत्म कर देंगे आने वाले समय में, चाहे क्लासेस हफ्ते में 3 हो बट वो टाइमली हो और छुट्टी ना हो।
ये आगे की प्लानिंग चल रही है ये वाले बैच में, तो ठीक है। हाँ, दोनों हो सकते हैं, कुछ लोग डेफ एंड डम दोनों हो सकते हैं, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में ही आ जाएगा। अब इसकी कई सारी लिस्ट हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। डिसलेक्सिया हो सकता है ना, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये पठन संबंधी विकार है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर यानी पढ़ने से संबंधित एक समस्या है, रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर यानी पठन संबंधी विकार, यानी बच्चे के दिमाग में जो प्रोसेस होकर के जाती हैं चीजें, जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग है उसकी, उसको पढ़ने में दिक्कत होती ही है। नहीं, आईक्यू का स्तर कम होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है शिवम। इनमें आईक्यू की प्रॉब्लम नहीं, अगर आईक्यू की प्रॉब्लम होती तो हम इनको मेंटल रिटार्डेशन में डाल देते, अलग से नहीं बनाते एक कैटेगरी। तो ये आईक्यू की प्रॉब्लम से ज्यादा एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग कह लीजिए आप, उस तरह की होती है इन बच्चों की, कि आईक्यू की कमी हो जरूरी नहीं है, एवरेज आईक्यू वाले बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है आराम से। ठीक है ना। तो पठन संबंधी विकार, अब पठन संबंधी विकार में क्या हो सकता है? पठन संबंधी विकार में बच्चे के दिमाग में, आप ए ऐसे बनाते हैं, बच्चे के दिमाग में ए हो सकता है ऐसे जाता हो, रिवर्स, है ना। तो रिवर्स इनको दिखती हैं चीजें, रिवर्सल ऑफ वर्ड्स, यानी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ये रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, रिवर्स में पढ़ सकते हैं। मिरर इमेज इनको नजर आती है, यानी आप ए वैसे बना रहे हैं, इनका मिरर इमेज, मतलब इनको पढ़ने में दिक्कत है। अगर आप 100 लिख रहे हैं तो बच्चा रिवर्स में पढ़ सकता है वॉज, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, ठीक, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और मतलब ऐसे रिवर्स में पढ़ना बहुत ही कॉमन है इस चीज में। आपको मूवी याद होगी तारे जमीन पर, तो उसमें जो बच्चा है वो ईशान अवस्थी, उसको क्या है, पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी होती है ना। तो ये भी आप पॉइंट में डाल सकते हैं, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, यानी रीडिंग एक्टिविटी अगर आप इस बच्चे को देंगे तो इसको एंग्जाइटी महसूस होगी, बहुत ही ज्यादा दुश्चिंता का सामना करना पड़ेगा। ये ठीक महसूस उस केस में नहीं करेगा क्योंकि रीडिंग से इसको होती है दिक्कत। अब आपको लग रहा होगा यार रीडिंग में भी कोई दिक्कत है, रीडिंग तो पढ़ना ही तो है बस, लेकिन इस बच्चे के लिए वो दिक्कत है, ठीक है ना, वो दिक्कत है इस बच्चे के लिए। इसके लिए वो जस्ट एक बात नहीं है, उसको समस्या होती है पढ़ने में, ठीक है ना। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग यानी पढ़ने में उसको डिफिकल्टी महसूस होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ने में कठिनाई है तो बिल्कुल लिखने में भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, लिखना और पढ़ना दोनों एक साथ आ जाते हैं यदि अगर, तो हम डिसलेक्सिया में डाल देते हैं वो चीज, क्योंकि अगर पढ़ता गलत है बच्चा, अगर मैं 100 को वॉज पढ़ती हूँ तो वॉज ही लिखूंगी ना, फिर मैं 100 थोड़ी लिखूंगी, 13 को 31 लिख सकता है, बिल्कुल एम को डब्ल्यू बना सकता है। तो ये क्या हुआ, पढ़ने से संबंधित विकार है जिसमें रिवर्सल ऑफ वर्ड्स हो सकता है, पलट के लिख सकता है, सॉरी पलट के पढ़ सकता है, पढ़ेगा तो लिखेगा भी फिर पलट के ही। मिरर इमेज हो सकती है, पढ़ने के अराउंड बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है ना। क्या होती है, एंग्जाइटी होती है, डिफिकल्टी होती है पढ़ने के अराउंड। इसको पढ़ने की एक्टिविटी अगर आप ऐसे बच्चे को देते हैं तो उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो एंग्जाइटी महसूस करेगा, वो अटक अटक के टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा पढ़ देगा कुछ भी। तो ये समस्या यहां जो है पाई जाती है इस केस में, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस बात को समझने में, ठीक है ना। हाँ शेफाली, वो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वो करना पड़ेगा, एक मेल डाल दो और एक कोशिश करो अगर सीबीएसई ऑफिस जा सको तो देखिएगा, ठीक। तो ये बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, पठन संबंधी विकार है, ठीक है। इसके अलावा तो तारे जमीन पर ईशान अवस्थी याद कर लीजिएगा। सेकेंड डिसेबिलिटी जिस पे हम बात करेंगे वो है आपकी डिसग्राफिया, यानी डिसलेक्सिया हमने पढ़ी, पढ़ने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया है हमारा, डिसग्राफिया है आपका लिखने से संबंधित विकार, ठीक है ना। डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग हम कर चुके हैं, राइटिंग यानी लिखने से या लेखन संबंधी विकार इसको हम कह देते हैं, लेखन संबंधी। इस पे मैं चाहूं तो आपको ये अलग अलग आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की प्रेजेंटेशन इसी में चलती रहेगी, बट आपके काम का इतना ही है, संबंधी
विकार, क्योंकि इसी के अराउंड क्वेश्चन आएगा और आप समझदार हैं तो आप पकड़ लेंगे कि भाई बात चल किसकी रही है। अगर रिवर्स में पढ़ रहा है बच्चा, अब इसको क्या है, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है उसको ऐसा काम नहीं देते जिसमें पढ़ने का बहुत ज्यादा काम इन्वॉल्व हो, उसको हम बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर लेखन संबंधी विकार की, यानी लिखने से संबंधित विकार बच्चे को है, डिफिकल्टी है किसमें, राइटिंग में, ठीक। तो अब ये बच्चा जो है लिखने में इलेजिबल राइटिंग होती है कई बार, है ना। राइटिंग ऐसी नहीं है कि जिसको पढ़ सके, लेजिबल होता है जिसको पढ़ पाओ आप, इलेजिबल राइटिंग। तो राइटिंग इस बच्चे की आप नोटबुक उठा के देखेंगे तो रिवर्स भी मिल सकती हैं चीजें और टेढ़ी मेढ़ी मिल सकती है। रिवर्स मिल रही है तो समझ जाओ कि डिसलेक्सिया है, क्योंकि वो पढ़ता गलत है तो वो लिखता भी गलत है। लेकिन अगर सिचुएशन इलेजिबल राइटिंग की मिल रही है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, राइटिंग जो है पढ़ने योग्य नहीं है, इलेजिबल राइटिंग या अपठन योग्य लेखन, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यानी आप पढ़ने के लायक जो है राइटिंग वो नहीं है, आप बच्चे की राइटिंग पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर ग्राफ से राइटिंग होती है, बिल्कुल ये याद रखना ही है ना। ग्राफ बोले तो राइटिंग से संबंधित है कि आप को लिखने में यहां पे समस्या बच्चे को होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब ये बच्चा ऐसा लिखा, इसकी नोटबुक उठा के देखेंगे आपको लगेगा वो होता ना चीटे मरे हुए, ऐसे बोलते थे पहले लोग, मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो लिखने में इस बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक। तीसरी चीज आ गई आपकी डिसप्रैक्सिया, जो कि बहुत कॉमन है। इससे भी पहले एक हम पढ़ते हैं डिसकैलकुलिया, है ना। डिसकैलकुलिया की जब हम बात कर रहे हैं, डिसकैलकुलिया, अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करें तो यहां सिंपल सी बात है डिसकैलकुलिया को लेके। अगर हम देखें यहां डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है ना। प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, यानी कि गणन संबंधी विकार जिसको हम कह देते हैं, यानी गणना करने में प्रॉब्लम है। गणन संबंधी विकार, गणन संबंधी विकार, ठीक। गणन संबंधी विकार, तो ये मैथमेटिक्स में ज्यादा ये चीज फेस करनी पड़ेगी, ज्यादा क्या कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से ही संबंधित है। तो बच्चे का जहां पे उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, हो सकता है वो डिवाइड कर दे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दे, या फिर एक बच्चा है जिसको, अब इसमें कहाँ है मल्टीप्लिकेशन, जो जोड़ना घटाना इन सब में दिक्कत आएगी बच्चे को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन सब में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, हो सकता है बच्चे को मल्टीप्लाई करना था, बच्चे ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट करना था, बच्चे ने कुछ और कर दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। बच्चे को पहले ये लेना है कि ये लेना है, उसमें प्रॉब्लम है। बहुत सारी समस्याएं इसके अराउंड हो सकती है। कैलकुलेशन से संबंधित समस्या है जो डायरेक्ट आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, है ना। ऐसे बच्चे को भी आपको थोड़ा सा टाइम दे करके इनको हैंडल करना होता है डिफरेंट तरीके से। फिर आती है बात डिस्प्रेक्सिया की, जो आपसे पूछ लिया जाता है, डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया कौन सी बला है भाई। अगर हम डिस्प्रेक्सिया की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्रेक्सिया है आपका मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स इन मोटर एक्टिविटीज, यानी जो गत्यात्मक क्रियाएं हैं उनको करने में दिक्कत होगी। चलने फिरने, दौड़ने भागने, शर्ट के बटन लगाना, है ना। गत्यात्मक क्रियाओं में समस्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ गत्यात्मक क्रियाओं में समस्या की, तो मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को मूवमेंट में भी दिक्कत हो सकती है ना।
आपका पेन पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, पेन होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है, पेन होल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बटन अप करने में दिक्कत हो सकती है, यानी शर्ट के बटन लगाना हुआ, शू लेसेस बांधना हुआ, है ना, शू लेसेस बांधने में दिक्कत हो सकती है, ठीक, चलने फिरने इन सब से, मतलब जो भी मोटर एक्टिविटीज है, लिखने में दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से। प्रॉब्लम्स इन मसल्स, मसल्स के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, यानी मांसपेशियों का समन्वय, जो एक बैलेंस चाहिए होता है लिखने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, वो समन्वय में दिक्कत है। वैसे नॉर्मल है व्यक्ति, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। तो इसकी वजह से और क्या हो सकता है, राइटिंग में समस्या आ सकती है, क्योंकि राइटिंग में भी आपका फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होता है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ठीक, तो ये सारी मुख्य मुख्य समस्याएं हैं। होता तो है डिस्टोपिया भी, जिसमें दुनिया उजड़ी हुई लगती है आपको, है ना, एक यूफोरिया होता है जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, डिस्टोपिया में सब कुछ उजड़ा लगता है, ठीक है ना। वो फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएगी ना, पोलियो की बीमारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उधर आ जाएगी, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज थी ना, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो उसमें आएगी, ठीक। अब अगर हम बात करें कुछ और डिफरेंट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे पहले ये रिवाइज करा देती हूँ, फिर ऑटिज्म वगैरह पे बात करेंगे, क्योंकि ये लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ रही है ये बात, ठीक। तो अगर हम बात करें डिस्लेक्सिया की, बहुत कॉमन है डिस्लेक्सिया, बोमन ईरानी जो वायरस बने थे ना उसमें 3 इडियट में, उनको दिक्कत है, और भी कई ऐसे लोग हैं, आइंस्टीन को कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी दिक्कत थी, इस तरह की चीजें जो है आपका वो पाई जाती है। हाँ, पीएनजी देंगे यार आपको, पीएनजी जल्दी ही दे देंगे, अच्छा खासा साथ साथ आपको पीएनजी मिलती थी, बट चक्कर क्या है कि आप लोगों ने कहा कि नहीं अब चैप्टर में इंक्लूड करके दो, तो अब आगे से जो है, बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक। तो अगर डिस्ग्राफिया की बात करें, या फिर अगर हम बात करें, ये डिस्कैलकुलिया हमने पढ़ लिया, डिस्प्रैक्सिया हमने पढ़ लिया, एक एप्रेक्सिया भी हो सकता है, यानी वो परमानेंट प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफेजिया या डिस्फेजिया जिसको हम कह देते हैं, बात एक ही है, आपसे जवाब देने में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे डिस लिखा हो चाहे ए लिखा हो, बस हाँ थोड़ा सा अंतर होता है, वो नेसेसरी नहीं है अभी के लिए जानना। डिस्फेजिया एक प्रॉब्लम है, डिस्फेजिया या फिर अफेजिया नाम से आपको पेपर में मिल सकता है। ये लैंग्वेज से संबंधित डिसेबिलिटी है ना, ये लैंग्वेज से संबंधित एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है। डिस्फेजिया बोले तो डिस्फेजिया, फेज या पीएच साथ में आ रहा हो, यानी लैंग्वेज से संबंधित बात है, फेजिया, फेजिया व्हाटएवर, ठीक। इसमें क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, लैंग्वेज डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषा को समझने से संबंधित विकार है ना, या डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, डिफिकल्टी इन, इतनी इंग्लिश तो पढ़ लोगे ना, इन कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण में विकार, अपनी बात को कहने में, दूसरे की बात को कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, है ना, यानी दूसरे की बात को समझने में दिक्कत, मैं बोल क्या रही हूं ये समझने में अगर दिक्कत है तो। कम्युनिकेशन यानी कहने और समझने दोनों में दिक्कत है, संप्रेषण जिसको हम कह रहे हैं, तो ये अफेजिया वाली प्रॉब्लम है कि बच्चा पढ़ के नहीं समझ पा रहा, बच्चा सुन के नहीं समझ पा रहा, अपनी बात को ठीक से नहीं कह पा रहा। जेंडर पैरिटी होती है जब हम दोनों को समान मान के चल रहे हैं, हाँ ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, डिस्फेजिया हुआ, अफेजिया जिसको हम कह रहे हैं डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषा को समझने में और कम्युनिकेट करने में यहाँ समस्या होती है, बच्चा अटकेगा अपनी बात को कहने में, और भी 70 तरीके की बातें हो सकती हैं, या समझ नहीं पाएगा आपने क्या कहा है। अब कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं, जैसे ऑटिज्म। ऑटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, तो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक छाता, एक अम्ब्रेला टर्म बना दिया जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ऑटिज्म की बात करें, इन जनरल जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिखा हो तब भी बात यहाँ सेम ही रहेगी, आंसर बदलेगा नहीं बहुत ज्यादा। तो स्वालीनता कहते हैं ऑटिज्म को, स्वालीनता कहते हैं किसको, ऑटिज्म को। अब ऑटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, नहीं 20 के बाद नहीं देंगे, पहले ही दे देंगे पीडीएफ, डोंट वरी, 10 तारीख तक दे देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ स्वालीनता की, तो ये एक तो रेपिटेटिव बिहेवियर है बच्चे का, यहाँ पे बच्चा बार बार सेम चीज रिपीट करेगा, रेपिटेटिव
बिहेवियर है, बिहेवियर। इनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से भी जोड़ दिया जाता है कि जन्म के कुछ साल बाद ही ये सारी जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं पता लग जाती हैं। ऐसा नहीं है अचानक से डिसलेक्सिया एक दिन 16 साल की उम्र में होगा, है ना। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यानी विकासात्मक विकार जो जन्म से 5, 7, 10 साल के अंदर अंदर पता लग जाते हैं। तो रेपिटेटिव बिहेवियर या रेपिटेटिव बिहेवियर को और क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी बार बार वो ही सेम बातें वही चीजें वो रिपीट करेगा। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर यानी रूढ़िबद्ध व्यवहार आप कह सकते हो। रूढ़िबद्ध व्यवहार का मतलब क्या है? बार बार चीजों को रिपीट करना, रूढ़िबद्ध व्यवहार। रूढ़िबद्ध व्यवहार, इतनी बात हमको क्लियर है। फिर आती है बात किस चीज की? फिर आती है आपके रिपीटेटिव व्यवहार हो गया, रूढ़िबद्ध व्यवहार हो गया, ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां किस चीज की, बच्चा सोशली कम्युनिकेट करने में बच्चे को होगी दिक्कत, है ना। सोशल कम्युनिकेट में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेट करने में बिल्कुल ऐसे बच्चे को, है ना। सोशल गैदरिंग में या सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा लोगों में या घुलने मिलने में इसको समस्या होती है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहेगा, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है। या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में भी और समस्या होती है, अपनी बात को रिपीट करना, ये सारी चीजें तो पहले से है ही, ठीक। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, है ना, चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सराउंडिंग में ज्यादा चेंजेस, जो आसपास का माहौल है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, है ना। सराउंडिंग के चेंजेस से, चेंजेस इन सराउंडिंग कहेंगे वैसे तो इनको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करेंगे। ज्यादा लोग आ गए, अचानक से नए नए लोग दिख रहे हैं हर दिन, या फिर आज रूम में सामान इस साइड था कल उस साइड हो गया, मतलब ज्यादा इनको उछल कूद या चेंजेस पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये चीजें हैं जो ऑटिज्म में होती हैं। बच्चा रेपिटेटिवली सेम बात करेगा, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करता, है ना, और सोशल इंटरेक्शन ज्यादा, घुलना मिलना, ग्रुप में बैठना पसंद नहीं है। जो लिमिटेड लोग हैं उन्हीं से इंटरेक्ट करेगा, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल महसूस करेगा। वो याद कीजिए आपकी मूवी है ना वो माय नेम इज खान, ठीक है। सराउंडिंग में जो चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा आसपास के माहौल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है ना। अब ये चेस में अच्छे हो सकते हैं बिल्कुल, किस चीज में अच्छे होते हैं? देखो इनका दिमाग ठीक होता है, इनका दिमाग ये इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि दिमाग बिल्कुल काम चला गया इनका, ठीक है ना। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, डिस्प्रैक्सिया में ही होगी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की भी दिक्कत, ठीक है ना। एएसडी बोलते हैं। हाँ, कोई कह रहा है, तृप्ति कह रही है मेरे बेटे को है एएसडी। हाँ, तो ये अपने आप में मतलब देखो डील करना इज अ टास्क, क्योंकि हमारे जैसी डेवलपिंग नेशंस में सुविधाओं से लेके पैसे से लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी हम ठीक से समझ नहीं पाते, बहुत सारी चीजें जो शायद बाकी जगहों पे उतनी नहीं होंगी। सिटिंग में, इनकी सिटिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना कि आज यहाँ बैठे कल वहां बैठे परसों कहीं और बैठे, ठीक है ना शिखर। तो अगर हम बात करें यार, ये आप कर नहीं सकते, ये चीजें ऑटोमेटिक है। मैंने कहा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। डिसलेक्सिया किसी को है तो ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, जीरो खत्म बिल्कुल हमेशा के लिए रेडिकेट हो गया। कई लोग कह देंगे वो गलत कह रहे हैं अगर ऐसा कह रहे हैं तो, है ना। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एक वायरिंग की प्रॉब्लम है, तो वो एक बार है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। जब उस टाइम पे होते समय ही हो गया, अगर वो 5 से 10 साल में आपको पता चल जाएगा जीवन की शुरुआत में ही, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसको अंडू कर देंगे Ctrl+Z दबा करके, है ना। क्लियर है। डिस्मॉर्फिया में आपको अपनी बॉडी की शेप अलग सी नजर आने लगती है, मतलब एकदम ही डिफरेंट आप खुद को देखते हैं। हो सकता है आप पतले हो बट आपको अजीब से ही नजर आएंगे, वो नहीं पूछे जाते। डिस्मॉर्फिया और डिस्टोपिया पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं आपके साथ इस बारे में चर्चा नहीं कर रही हूं। तो ऑटिज्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रेपिटेटिव बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम बच्चे को, और बहुत ज्यादा चेंजेस सराउंडिंग में नहीं होने चाहिए। दिमाग इनका ठीक होता है, अच्छा कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से सही मेथड का इस्तेमाल करते हुए इनके साथ एक बॉन्ड बना करके और काम करना है, ठीक है ना। हाँ भाई, अगर कुछ ले लो तो मारना पीटना, इस तरह की व्यवहार भी हो सकता है, और बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं ये बच्चे। अगेन माय नेम इज खान याद कर लीजिए, उसमें जो है चीजें, हाँ तो ये रहती है, बस आप इनको डील करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ये एक दिन 2 गोलियां थी और ठीक हो जाएंगी, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक डिस्कस की हैं, ठीक है ना। तो एडीएचडी की अब हम बात कर लेते हैं। एडीएचडी भी इसी ग्रुप में आ जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, कई बार उसको डाल देते हैं ये लोग। एडीएचडी ये भी कॉमन है। अटेंशन, एडीएचडी की फुल फॉर्म ही है आपकी, मैं टाइम देख रही थी कि कितना बचा हुआ है, पता चले हो जाएगा।
हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन वायरिंग से संबंधित दिक्कत है। एडीएचडी, ADHD, ठीक। ए फॉर सिंपल अटेंशन, यानी अवधान में कमी है। अटेंशन यानी अवधान, ध्यान टिकाने में इनको, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब 1 घंटे तक आपका ध्यान यहां रहेगा ना, अगर बार बार बीच में इधर उधर जाता रहेगा तो समस्या होगी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये एक ऐसी समस्या जो आज के समय में बहुत देखने को मिल रही है, जो शायद कई बार क्या होता है, आपको समस्या होती है, आपको पता नहीं लगता, इतने कम लेवल पे होती है, 40% से ज्यादा होगी तब तो पता पहचाना जाएगा ना। तो अब आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करने से, छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स, ये सब चीजें देखने से, लेस देन 30 सेकेंड, 1 मिनट, तो एडीएचडी बहुत कॉमन हो गया है, जो शायद निकल के नहीं आता था पुराने जमाने में, क्योंकि माहौल शांत है, पेड़ हैं, पौधे हैं, लाइट में गांव में रहती थी, छोटी थी अपने मामा जी के यहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या था, अब मान लीजिए गांव में अगर 15 दिन लाइट ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो क्या चला लोगे आप। पहले तो टीवी लिमिटेड होता था, फोन वोन था नहीं, टीवी भी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक है ना। तो उस केस में, और आपको पता है आसपास माहौल जो है वो आपका पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, आप साइकिल चला लोगे, आप खेल लोगे, लेकिन आप फोन में नहीं घुसे हुए या हर टाइम स्क्रीन में नहीं हो आप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या बहुत सारी चीजें, पहले माहौल डिफरेंट था, लोग शांति से, बहुत ज्यादा भागम भाग नहीं है, तो वो चीज शायद एडीएचडी का बहुत लोगों में पता ही नहीं लग पाता था कभी। लेकिन अभी एडीएचडी बहुत निकल के आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट ने इतनी सारी चीजें जो हमारी अटेंशन के साथ खेल रही हैं, जो हमें सुकून से थोड़ा रहना चाहिए, वो हो नहीं पाता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो अवधान न्यूनता, डेफिसिट, यानी कमी है आपके अवधान में, आपका जो ध्यान है वो टिक करके एक जगह पे नहीं रह पाता। हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं आप, उछलते कूदता रहेगा बच्चा, एक जगह टिक के बैठ नहीं पाएगा, क्लास में ध्यान टिका करके बैठ नहीं पाएगा, 5-5 मिनट में उसका ध्यान भंग होता है ना। डिसऑर्डर यानी अवधान तो अटेंशन को बोलते हैं विकार, ठीक। तो हम ये कहेंगे अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार, यानी बच्चा अटेंशन में डेफिसिट है, अटेंशन में कमी है। इसको हम पार्ट्स में तोड़ करके देते हैं। एडीएचडी वाले बच्चे को बलजीत हम क्या करते हैं, 5 मिनट हो गए, यानी 30 मिनट का अगर टास्क है आधे घंटे का, तो इसको डायरेक्ट आधे घंटे नहीं कहते, यहां से हिल मत जाना 2 घंटे तक, ये नहीं करते। हो सकता है मैं और आप बैठ करके, अगर हमें एडीएचडी नहीं है या किसी और कम मात्रा में है मान लीजिए, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि हम अगर टेस्ट कराने जाएं तो कुछ चीजें निकल के आए जो हमें पता ही नहीं है बचपन से थी, लेकिन अगर किसी को मोर देन 40% है, 40% से ज्यादा है, और आपको ये इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अगर आप फॉल कर रहे हैं, तो उस केस में आप देख पाएंगे बच्चे की हरकतों से पहचान लेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए कुछ 5-7 साल तक हर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, लेकिन वो एक्टिविटी ही बाधित हो जाए, मतलब किसी काम में वो आपको शांति से काम करने ही ना दे, बच्चा हो गया 12 साल का, तो प्रॉब्लम है। अति क्रियाशीलता यानी अति सक्रिय है, अगर मैं कहूं तो बच्चा क्या है, अति सक्रिय है, अति सक्रिय यानी जरूरत से ज्यादा सक्रिय है, जो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट इन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। हाइपर एक्टिव है। लो अटेंशन स्पेन यानी अटेंशन स्पेन ज्यादा नहीं होता, ज्यादा देर तक टिक करके नहीं बैठ सकते, है ना। कुछ लोग होंगे भाई, अगर आप कहेंगे कि भाई 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन कर लो, शांति से बस बैठ जाओ बिना कुछ किए, नहीं बैठ पाएंगे बहुत सारे लोग, है ना। मेरे लिए 30 मिनट्स नॉर्मल है, मैं यार 30 मिनट बैठ जाती हूँ, किसी भी टाइम बैठा दो, कुछ करना नहीं, बस बैठ जाओ, बस आंख खोल के बैठो, बंद करके बैठो, वॉट एवर, है ना। तो 1 घंटा भी हो जाएगा वो। हो सकता है कि अगर दिन भर सिचुएशन वैसी बन जाए तो दिन भर भी बैठ जाऊं, तो वो क्या होगा, लो अटेंशन स्पेन, मतलब अटेंशन चाहिए उसके लिए भी, अगर एक जगह पे ध्यान टिकता ही नहीं है कहीं भी, तो इन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ज्यादा देर तक ध्यान एक जगह पे टिका के नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो लो अटेंशन स्पेन, दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती ही है। तो ये 2 चीजें इनके साथ है जो समस्या क्रिएट करती हैं, किस किस चीज में, तो इनको आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है कि एक तो आप काम को पार्ट्स में डिवाइड करके आप इनको काम दीजिए। एक तो मुझे भी बताएं डिसलेक्सिया हुआ है कि डिस्ग्राफिया। पार्ट्स में डिवाइड करके काम देना या वर्क, मतलब 30 मिनट का काम है तो इनको 5-5 मिनट की एक्टिविटी दीजिए, डायरेक्ट 30 मिनट की मत दे दीजिए,
ठीक है ना, एक ही बार में लंबा काम नहीं कराना होता। ठीक है, तो ये एक बात है। इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए जिससे कि अटेंशन को आपने ब्रेक कर दिया। हाइपर एक्टिविटी, कुछ इनको फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह भी आप करा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कराई जा सकती है जिससे इनकी एनर्जी थोड़ी चैनलाइज हो जाए और ये थोड़ा सा रेस्टेड महसूस करें, है ना। क्रियाएं आप करा सकते हो, शारीरिक क्रियाएं। इंतजार नहीं होता हाँ इनसे, ये वेट नहीं कर सकते, इंतजार में दिक्कत होती है, मुझे भी होती है यार, वैसे आपको भी होती है। हाँ ठीक है ना, तो ये सारी समस्याएं। कल होगी शायद मैराथन आपकी ना 9 बजे यूट्यूब पे। ठीक है, स्मॉल टास्क शुड बी गिवन। हाँ देखो कितने सारे लोगों को निकल के आ रही है अभी, मतलब आप लोगों को नहीं, किसी के बेटे को है, किसी के भतीजे को है, किसी की भतीजी को है, मतलब भाभी के बच्चे हैं ऑल। हाँ तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इन बच्चों का स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत होती है। पेरेंटिंग आसान काम नहीं है। हमने, हमारी पॉपुलेशन तो हो गई है 150 करोड़ और दुनिया में हम अब नंबर 1 पे हैं, बट वो बच्चे जो उनको हम लेकर के आ रहे हैं दुनिया में, उनकी पेरेंटिंग हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ये आपको रेयर ही कहीं देखने को मिलेगा, है ना। हमें शादी करने की बहुत जल्दी है, समाज को सब कुछ हर चीज की जल्दी है, बट हम सच में ध्यान रख पा रहे हैं उनको ला करके दुनिया में? कितने लोग हैं जो अच्छे से पेरेंटिंग कर पा रहे हैं? हाँ केवल 2 चैनल आते थे पहले शो में, वो दूरदर्शन आता था, डीडी न्यूज आता था। पहले तो न्यूज भी उसी में आ जाती थी, बाद में वो डीडी न्यूज आया। स्टॉप थिंक एंड स्पीक, हाँ ये भी हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको सोचने का मौका नहीं, आपको बोलना। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, बट आपके एग्जाम में ये मिनिमम 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ये 2 है। बार बार मोबाइल उठाने की आदत, ये सब चीजें तो अब हो रही हैं, मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा तो आजकल सब में देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई जो हमें यहाँ एडीएचडी में भी ध्यान रखनी है। और कोई डिसेबिलिटी याद आ रही है किसी को जो जरूरी है? बस एग्जाम के लिए आपकी इतने ही महत्वपूर्ण है, आपको इन लक्षणों से पहचानना है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी इसमें बहुत सारी हो सकती है। बच्चा डेफ है, डम है, तो उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन लैंग्वेज वो देखा होगा ना न्यूज में, वो ऐसे ऐसे करके अपनी बात को कहते हैं, क्योंकि बच्चा सुन भी नहीं सकता। डेफ एंड डम जनरली एक साथ हो जाता है कि मूक बधिर जिसको हम कहते हैं, बच्चा सुन नहीं सकता तो बोलने में भी दिक्कत होती है, फिर वो बोल भी नहीं पाता क्योंकि सुना ही नहीं कभी। और अगर बोला नहीं तो भी उल्टा हो सकता है। तो और भी हैं इसमें, थैलेसीमिया है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कई सारी ऐसी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं जो इसमें आती हैं। मेंटल इलनेस हो सकती है, डिप्रेशन वगैरह, ब्लाइंडनेस, देख नहीं सकता बच्चा, लेप्रोसी क्योर्ड पर्संस। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कुष्ठ रोग बोलते हैं लेप्रोसी को, मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रही थी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो है जिसको क्योर किया जा सके, एक होता है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, वो नहीं आएगा, क्योर्ड आ जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कोई व्यक्ति है जो पैर कट गया मान लीजिए एक्सीडेंट में या कुछ और हो गया, तो इस तरह की चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। पहले से ही हड्डियों में प्रॉब्लम है तो चलने फिरने में दिक्कत है, वो सारी यहाँ आ जाएंगी। ठीक, हीमोफीलिया जो आपकी ब्लड सेल्स में कुछ मात्रा में कुछ चीजें कम होने लगती हैं, वो हो जाएगा। मल्टीपल स्लेरोसिस होता है, ये भी आपके नर्व सेल्स इसमें इंपैक्ट होती हैं, आपकी ब्रेन सेल्स। सेरेब्रल पाल्सी जो है, आपने अनुष्का शर्मा को देखा होगा मूवी जीरो में, है ना, तो वो व्हील चेयर पे रहती हैं। या फिर आई थिंक उनको भी थी जो स्टीफन क्या नाम था अभी जिनकी डेथ हुई है, स्टीफन हॉकिंग। तो ये लोग ब्रेन में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जन्म के समय या और किसी वजह से जो है इनका ब्रेन कुछ हद तक अफेक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है, तो बॉडी जो है चलने फिरने की भी इनमें क्षमता नहीं होती, व्हील चेयर पे होते हैं। ब्रेन फिर भी इनका, कई लोग जो है सेरेब्रल पाल्सी के साथ भी बहुत अच्छा कर लेते हैं जीवन में, लेकिन इनको बहुत सारी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है ना, सेरेब्रल पाल्सी में मूवमेंट में दिक्कत होती है, चलने फिरने में। ठीक, सिकल सेल डिजीज है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल होने लगती हैं, यानी बिल्कुल खोखली होने लगती हैं, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी व्यक्ति को, वो इसमें आएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें वो एडीएचडी वगैरह चले जाएंगे। फिर एएसडी, बच्चा जो है बहुत ज्यादा ध्यान उसका टिक करके नहीं बैठ पाएगा, बार बार रिपीटेटिव एक्टिविटीज करना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अगेन ब्रेन से संबंधित, इंटेलेक्ट से संबंधित, बेसिकली ब्रेन से भी नहीं, ब्रेन से संबंधित तो आ गई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बुद्धि का स्तर ही कम है या कोई और पीछे रिटार्डेडनेस है व्यक्ति में, वो सारी चीजें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी कई टाइप होते हैं, अभी हम करेंगे कल वाली क्लास में। लो विजन है, प्रॉपर विजन नहीं है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ड्वार्फिज्म, बोनापन है, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। अब इनको आप अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यानी अगर आपने शुरू में आइडेंटिफाई नहीं किया तो परेशानी बढ़ती जाएगी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी इनको हो सकती हैं, है ना। जिस भी बच्चे को इनमें से कोई भी समस्या है तो ये जरूरी है कि अर्ली आइडेंटिफाई करें आप इन लक्षणों को जानने के बाद। इसीलिए आपके पेपर में आ रहे हैं कि अगर आपको अपनी क्लास में कोई बच्चा ऐसा दिखता है तो उसको पहचान के उसके साथ ट्रीटमेंट के लिए जाएं, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और जिन स्ट्रेटेजीज से उसको सिखाया जा सकता है उन स्ट्रेटेजीज को अपनी टीचिंग लर्निंग में शामिल करें। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी विकलांगता को या दिव्यांगता को पहचानने की प्रारंभिक रणनीतियां कौन सी होनी चाहिए? एक तो है ऑब्जर्वेशन, आप अवलोकन करें, बच्चे को देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा सेम पैटर्न बार बार रिपीट करता है। मान लीजिए जैसे मैं स्ट्रेस्ड हूं तो हो सकता है कि
कुछ पैटर्न्स आपको नजर आएंगे कि यार व्यक्ति बीमार है, जिनको देख करके आप ऑब्जर्व करके पहचान पाते हैं, या स्ट्रेस्ड है बहुत लंबे समय से, या ओवरवर्कड है ना। तो ऐसी सारी चीजें हम देख लेते हैं। कई बार शक्ल देख के हम बता देते हैं यार ये तो परेशान लग रहा है। तो मतलब ये क्या ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला। ऐसे ही बच्चे को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे प्यार मोहब्बत में लोग ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आपकी माताजी देख के बता देती हैं बेटा कुछ हुआ है क्या, है ना। सबकी माताजी नहीं होंगी वैसे, खैर। तो हाँ, वो डमनेस उधर आ जाएगी भाई। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, उसमें फिर वो अगर डम है बच्चा तो वह उधर चला जाएगा। यूट्यूब पे होगा क्लास, मैराथन का टाइम कल 9 बजे रहेगा, यूट्यूब पे भी, इधर भी चलवा देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखें। आगे की कहानी हम कल करेंगे। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, टाइम तो लगेगा इसमें। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑल, और ये ऑटिज्म वगैरह जो डिस्ग्राफिया है, ये सब ध्यान से पढ़ लेना है। पीडीएफ, ये पीएनजी भी आपको मिल जाएगी जल्दी। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं, डराना नहीं अंशु, अलग अलग सेक्शंस पे काम करना है। जो नोट्स आपको फ्री दिए हुए हैं 5 सब्जेक्ट के, वो भी पढ़ लो एक बार, है ना, उससे भी फायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ और हो पूछने को तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। कमेंट्स आपके अटक गए, आई थिंक 8 बजे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। चलिए कल मिलेंगे, और 7 बजे अपना और ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे। फिर एनसीएफ है, एनसीएफ से तो आज सच एज सच क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट कर लेंगे हम। एनसीएफ आरटीई एक दिन में करने की कोशिश करेंगे। एनसीएफ है, आरटीई है, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं।